बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब। नाज़रीन, 2025 इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि 2025 के अवाइल में मुल्क के अंदर मायूसी और सफारती तनाई के जो साए मंडला रही थी वो कैसे दूर हुए, और इसी के साथ साथ कश्मीर डिजिटल जिसकी इब्तिदा जनवरी 2025 में रखी गई, कश्मीर डिजिटल ने जो कामयाबियों का सफ़र तय किया, एक साल के अंदर क्या कामयाबियाँ हासिल की, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान साहब। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश जी, आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं कश्मीर डिजिटल से। जी सर। 2025 कश्मीर डिजिटल के लिए कैसा रहा, क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की? रज़ा साहब, बेसिकली कश्मीर डिजिटल जो है ये आज़ाद कश्मीर की जो सहाफ़त है इसमें बड़ा अहम किरदार है कश्मीर डिजिटल का। और कश्मीर डिजिटल एक आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त में एक ऐसा इजाफा था कि जिसको लोग मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ नज़रों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर डिजिटल की जो टीम थी उसने अपना न सिर्फ लोहा मनवाया बल्कि उन्होंने लोगों को उस सच के पास ला के खड़ा किया कि जिस सच को वो देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा कोई फोरम मौजूद नहीं था कि जहां पे लोग आज़ादाना तौर पे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक अपनी राय कायम कर सके। तो और इसके अलावा जो साफ्ती बरादरी थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो हमेशा बड़े मुश्किल हालात का सामना करती थी। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को बज़ाहिर जो हमारे साफ्ती भाई हैं बड़े अच्छे सूटेड बूटेड नजर आते थे, लेकिन कभी लोगों ने ये नहीं महसूस किया होगा कि उनके हालात ज़िंदगी कैसे थे। क्योंकि जो आज़ाद दारुल खिलाफे की सियासत है, दारुल हुकूमत की सियासत है, जो आज़ाद कश्मीर की साफत थी, जो तो ये एक बगार कैंप की सी सूरत इसने अख्तियार की हुई थी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मीडिया हाउसेस थे वो अपने वर्कर से, अपने रिपोर्टर से, अपने लोगों से काम जरूर लेते थे रज़ा साहब, लेकिन उनको ना तो कोई तनख्वाह मिलती थी और ना ही उनको कोई मुस्तकबिल के हवाले से उनके पास कोई सेफ्टी होती थी, ना कोई उनको मुस्तकबिल के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ होता था। लेकिन कश्मीर डिजिटल एक ऐसा अदारा आज़ाद कश्मीर की साफत में नमूदार हुआ कि जिसने आज़ाद कश्मीर में आके उस जमूद को तोड़ा, और आप जो साफ्ती बरादरी है और अपने अदारे जो मतलब कश्मीर डिजिटल के साथ काम करने वाले लोग थे उनको ना सिर्फ मुआवजा दिया बल्कि माकूल मुआवजे के ऊपर पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी एक टीम सेटल की। आप इसकी मिसाल आप देख लें, क्योंकि मेरा ताल्लुक वादी लीपा से है। वादी लीपा के अंदर इस वक्त कश्मीर डिजिटल के 3 रिपोर्टर हैं जो ऑन पेमेंट हैं, जिनको महीने के आखिर पे उनको तनख्वाह मिलती है। और अगर हम जिला जेलम वैली की सिर्फ बात करें तो 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त ये जो मीडिया हाउस है कश्मीर डिजिटल, इससे तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। नीलम वैली से लोग हैं, हवेली से लोग हैं, इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 60 से ज्यादा जो लोग हैं वो कश्मीर डिजिटल के साथ मुंसलिक हैं और उनके घरों के चूल्हे चल रहे हैं, उनका सिस्टम चल रहा है। और इस दौरानिए में मैं आपको अगर कश्मीर डिजिटल के ऊपर अवाम के एतमाद की बात करूं, क्योंकि सबसे अहम बात यह किसी भी मीडिया हाउस के लिए कि पब्लिक उसके ऊपर कितना एतमाद करती है, अवाम उसके साथ कितनी अटैच है, और अवाम उनकी जो तबसरे, तजीएं, खबरें, न्यूज़ है, मामलात हैं, उनको क्या अहमियत देती है। तो 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ कश्मीर डिजिटल को। इस वक्त जो कश्मीर डिजिटल है ये आज़ाद कश्मीर का पहला और वाहिद डिजिटल नेटवर्क है कि जिसको जो यूट्यूब है उन्होंने सिल्वर बटन दिया है। और रज़ा साहब ये मतलब 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ कश्मीर डिजिटल को, तो इसका इस वक्त यूट्यूब के ऊपर 1,10,000 से ज्यादा जो है वो ये फॉलोअर्स के साथ 1 साल में आपने 1 साल पूरा नहीं हुआ। मैं अभी मतलब क्योंकि दिसंबर है तो मैं दिसंबर में बात कर रहा हूँ, ये तो जनवरी में बना था। तो मतलब 1,10,000 इसके मतलब फॉलोअर्स मौजूद हैं और 50 लाख से ज्यादा लोग इसको मतलब देख रहे हैं। इसकी व्यूवरशिप जो है वो 50 लाख से ऊपर किया है। और अगर हम इसको फेसबुक के ऊपर ले जाएं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर सेटअप जो है वो थोड़ा महदूद है निस्बतन यूट्यूब के, तो जो आपका फेसबुक है, इस फेसबुक के ऊपर इस वक्त जो कश्मीर डिजिटल है ये 7 लाख फॉलोअर्स के साथ मतलब कमांडिंग पोजीशन पे, लीडिंग पोजीशन पे मौजूद है। और ये इससे ये पता चलता है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो कश्मीर डिजिटल न्यूज़
नेटवर्क जो है इसके ऊपर कितना एतमाद करते हैं, इसकी जो लोग हैं और या इसकी जो न्यूज़ है, इसकी जो तेजी है, वो कितनी जिम्मेदारी के साथ, ये नहीं होता कि कोई मतलब ब्लंडर हो जाए या कोई, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको ऑन-एयर किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी फेक न्यूज़ को उठा के या शोहरत के चक्कर में या आप फॉलोअर्स के चक्कर में या आप ये समझ लें कि अपनी वो आजकल चल रही है ना कि मतलब पहले खबर चलाएं ताकि आपकी रेटिंग बढ़े, तो कोई रेटिंग का चक्कर नहीं है। सिर्फ हम तो कभी रेटिंग के चक्कर में रहे भी नहीं। हमने हमेशा रिया कश्मीर डिजिटल ने हमेशा, मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं अपने नाज़रीन के लिए, हमने हमेशा फेक न्यूज़ को काउंटर किया, फेक न्यूज़ की हौसला शिकनी की ताकि अवाम तक सच पहुंचे। गुलामुल्लाह साहब, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि यूट्यूब ने आपको सिल्वर बटन दे दिया, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, एक्स समेत तमाम मीडियम्स पे, कश्मीर डिजिटल, कश्मीर उर्दू जो हमारा पेज है, कश्मीर सियासत में तमाम हमारे पेजेस माशाल्लाह एक्टिव हैं, उनकी व्यूवरशिप भी बहुत अच्छी है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके इस वक्त जो बाकी स्ट्रक्चर है, पॉडकास्टर्स हैं, इस पर भी ज़रा आइए, उनकी भी हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे आप? रज़ा साहब, कश्मीर डिजिटल ने हमेशा उस चीज़ को प्रोड्यूस किया है जो अवाम के लिए हो, अवाम सुनना चाहती हो, अवाम के मसाइल की बात हो। और आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि अगर आपने देखा हो रज़ा काज़मी साहब, क्योंकि अनवारुल हक की जो जब हुकूमत थी तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और कश्मीर डिजिटल आज़ाद कश्मीर का वाहिद ऐसा नेटवर्क था कि जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा था और जो हर गलती के ऊपर आवाज़ उठाता था, जो हर मतलब जो अवामी इशूज होता था उसको उठाता था और अरबाब इख्तियार की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करवाता था। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अमलन अपोजिशन का जो किरदार अदा किया वो कश्मीर डिजिटल ने किया। और मैं समझता हूं कि कश्मीर डिजिटल ने एक ऐसे वक्त में आके अपोजिशन का किरदार अदा किया कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकट्ठी थी, एक ही हुकूमत का ऐसा थी और कोई मतलब हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब कोई बात नहीं करता था तब सिर्फ कश्मीर डिजिटल आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर मौजूद हमारी अपोजिशन भी मुकम्मल खामोश होती थी और कश्मीर डिजिटल अपोजिशन का किरदार अदा करके अवाम की हकीकी मानों में तर्जमानी करता था। सर आगे बढ़ते हैं, सफारती सतह पर मुल्क के अंदर 2025 कैसा रहा? रज़ा साहब, 2025 बड़ी अहमियत का अमल साल है, क्योंकि जिस वक्त 2025 का आगाज़ हुआ तो पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी थी, इंतशार का माहौल था, लोग ज़हनी तौर पे बड़े मतलब मुश्किलात का शिकार थे, बेरोज़गारी की शरह बहुत आम थी और सबसे अहम बात यह है कि हमारे ऊपर दुनिया एतमाद करने को तैयार नहीं थी। हम सफारती सतह पे तनाई का शिकार होते जा रहे थे। तो 2025 में पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ऐसी कामयाबियां पाकिस्तान को जो है वो 70 सालों में नहीं मिल सकी थी। और जनरल आसम मुनीर की क़यादत में जो हमने एक मार्का बनियानुल मरसूस लड़ा और जो उसमें हमने कामयाबी की, उसके बाद दुनिया ने हम पे एतमाद करना शुरू किया, हमारी माइशत दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हुई, हमारे सफारती तल्कात बढ़े और सबसे अहम बात मिडल ईस्ट जो हमेशा पाकिस्तान की जो माइशत है या आपकी सियासत है या आपके मामलात हैं उनमें उसका बड़ा किरदार होता था, वो हमसे दूर होते हुए हमारे दुश्मनों की तरफ जा रहे थे। जो मिडल ईस्ट के जो अमीर ममालिक हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर कर रहे थे, लेकिन जो है पाकिस्तान ने जो मार्का बनियानुल मरसूस लड़ा जनरल आसम मुनीर की क़यादत में, और जिस तरह हमने इंडिया के ना सिर्फ जेट गिराए बल्कि दुनिया के सामने इंडिया को नंगा करके रख दिया, वो इंडिया जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि पाकिस्तान के हाथों इतनी बुरी तरह से पिट जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि आपका जो मिडिल ईस्ट है आज आपके साथ बात कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, आपका जो वजीर आजम और आपका जो फील्ड मार्शल है वो अहमियत अख्तियार कर चुके। आज अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की कमजोरी हमेशा अमेरिका रही है और हमारी हमेशा ख्वाहिश रही है कि अमेरिका हमारे बारे में कोई गुड जेस्चर रखे, जो हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कभी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जब आप जंग जीत के गए तो आपके जो फील्ड मार्शल है उनको उन्होंने खाने पे भी मदऊ किया। और आज जो अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी हर चौथी बात आपके फील्ड मार्शल के से शुरू होकर आपके फील्ड मार्शल के ऊपर खत्म हो जाती है। और उसके बाद आपने जो सबसे बड़ी कामयाबी जो समेटी, मैं समझता हूं कि बनियानुल मरसूस के बाद आपके जो सऊदी अरब के साथ
एक दफाई माहिदा हुआ, और वो माहिदा एक ऐसा माहिदा है कि जिससे पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि अब हम दुनिया के किसी भी मुल्क का सामना भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं मामलात भी, क्योंकि हमारा ये दफाई माहिदा जहां हम सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन की हिफाजत में मामूर हैं, जहां हम जो वो अल्लाह के नबी की जो सरजमीन थी उसकी हिफाजत के लिए हमारा जहां इंतखाब हुआ है, वहां पे हमें बहुत सारे मुआशी फायदे भी हैं, और फिर हमारे पास बहुत सारी जदीद तरीन जो चीज़ें हैं वो शायद हमारे पास माशी तौर पे हम उस काबिल नहीं थे कि हम उनको खरीद सकें, लेकिन अब क्योंकि वो सऊदी अरब के पास मौजूद होंगी, तो सऊदी अरब के पास अगर इस तरह के तैयारे मौजूद होंगे, गन शिप्स होंगे, उसके अलावा आपका जो दफाई सिस्टम होगा, तो हम उससे ना सिर्फ फायदा उठाएंगे बल्कि हमारे लोग वहां से महारत भी हासिल करेंगे और दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी तैयार होंगे। और अगर आपको पता हो कि हमने जो राफेल तैयारे गिराए, राफेल तैयारे दुनिया में कहीं नहीं गिराए गए, और राफेल तैयारे हमने कैसे गिराए ये हम आपको मतलब फिर किसी दिन बताएंगे। उसके पीछे आपकी टेक्निकल टीम थी, और उसके पीछे आपका एक अज़म और आपका वो सरबरा फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर का जो ताकत थी, और जो उसका एक इस्लामी लिहाज से, क्योंकि आप देख लेना कि आपका जो मार्का लड़ा गया उसका नाम भी कुरान के आयात से लिया गया, तो लिहाजा ऐसा जहाँ पे मजहब आ जाए, जहाँ पे कुरान आ जाए, तो वहां पे सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो कुरान क्योंकि एक अलामी किताब है, तो हमने बड़ी सिफारती कामयाबी। उसके अलावा रजा साहब हमारा आज जो मिडल ईस्ट में यूएई है उसके साथ बहुत अच्छे तलकात होते जा रहे हैं हमारे, मतलब मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी मुल्क हैं उनके साथ हमारे बड़े अच्छे तलकात हैं। और अगर हम सफारती तलकात की बात करें, रजा साहब पाकिस्तान 2025 में हम सफारती सतह पे यकीनी तौर पे बिल्कुल तनाई का शिकार थे। हमारे साथ कोई मुल्क खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता था, तजारत करने के लिए तैयार नहीं होता था। हमारे पड़ोसी मुल्क, आज आप देखें ना, आज पाकिस्तान का नारा बांग्लादेश से लगता है। आज आपका अगर हम खित्ते की बात करें, तो हमारे चारों तरफ की बात करें, तो क्योंकि खित्ते का जो चौधरी है वो तो हिंदुस्तान बनना चाह रहा था, लेकिन आज जो श्रीलंका है वो आपके साथ खड़ा है, आज बांग्लादेश आपके साथ खड़ा है, आपका ईरान के मतलब ईरान के साथ हमारे कभी भी तलकात नहीं रहे, उस तरह के नहीं रहे। बरादर मुल्क हम जरूर रहे, लेकिन हमारे तलकात नहीं रहे। लेकिन आज जो शुक्रिया या जो अल्फाज ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के लिए आते हैं, मैं समझता हूं कि ये फूलों के गुलदस्ते हमारा टोटल असासा है। और पाकिस्तान ने 2025 के साल को इतनी जबरदस्त अंदाज से गुजारा है कि आज दुनिया हमारी तरफ देखती है, आज दुनिया हमें ताकत समझती है। कल तक दुनिया हमें कुछ और समझती थी, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान को जो अहमियत देती है वो हिंदुस्तान को नहीं देती है। और हिंदुस्तान की मैशत का आपने पट्टा बिठा के रख दिया, उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लग रही हैं, उसका रुपया दिन ब दिन गिरावट की तरफ जा रहा है, और आपकी मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। आपकी जो मैशत थी वो मेरे हाल में पीछे जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप न सिर्फ माशी तौर पर बल्कि सफारती सतह पे और फौजी ताकत के लिहाज से आपने दुनिया में सिक्का मनवा लिया है। और गुज़श्ता दिनों हमारे फील्ड मार्शल साहब लीबिया में गए, वहां पे भी हमारा एक बहुत अच्छा दफाई माहिदा हुआ, जो हमने उनको $4 अरब से जायद का फौजी साजो सामान देना है। और वहाँ पे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने एक गुफ्तगू की, एक खताब किया। मैं समझता हूँ कि ये तारीख में लिखे जाने वाले अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के किसी भी मुल्क को कभी भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी वो हमें अपने साथ पाएगा, हम उनके साथ खड़े होंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, हमारे पास जो कुछ भी है। ये बहुत बड़ा जुमला था रजा साहब कि हमारे पास जो कुछ भी है, किसी भी इस्लामी मुल्क को अगर जरूरत होगी तो हम जान से, माल से, सामान से, अफवाज से उसका दफा भी करेंगे, उसके साथ खड़े भी होंगे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान कभी भी नहीं समेट सकता। ये थे गुलामुल्लाह अवान साहब जो 2025 कैसा रहा उस पर डिटेल से बात कर रहे थे। नाजरीन अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दीजिए इजाज़त, अल्लाह नगहबान।